जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है हम आप सबका ज्योतिर्मय चैनल पर। आज हम स्वागत करेंगे हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट अनुपम मिश्रा जी का। वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर इनके जो भाषण है, इनकी जो आइडियाज हैं वो प्रचलित होते हैं और लोग बहुत जबरदस्त लेवल पर एडमायर करते हैं। आज हमने सर से रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज हमारे चैनल को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो इनका बड़प्पन देखिए, सर ने टाइम दिया। सर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने टाइम दिया, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, एक शुभ दिन, उसके लिए आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। मोहन जी, आपका बुलाने का बहुत आभार। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन यही है कि जब से 4 जून को रिजल्ट आया, ऐसा लगा कि बहुत सारे जो भी नेशनलिस्ट थे उनको झटका लगा। और लगभग लगभग 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस हावी होती हुई दिखाई दी। उसके बाद राहुल गांधी गायब है, फिर कभी बात करूंगा उस पर। उसके बाद एकदम से राहुल गांधी के बाद मामला आया कि बीजेपी के अंदर एक तरीके का कलह कहें, टकराव कहें, मनमुटाव कहें या मंथन कहें, कुछ भी संज्ञा अपनी अपनी है। उन सारी संज्ञाओं को देखते हुए जैसा भी हर कोई संज्ञा देना चाहे वो उनकी इच्छा है, एक कुछ तो बाहर आया। और उसमें उस सारी हार का ठीकरा, यानी लगभग 35-37 सीटें जो कम आई है, 30 सीटें जो कम आई है, उनका ठीक रहा। यूं कहें कि बीजेपी के सर फूटा। और बीजेपी में किसका सर फोड़ा जाए तो पॉसिबली ऐसा दिखाई देने लगा कि कोई ढूंढा जा रहा था कि किसका सर फोड़ा जाए। और जैसे ही ये मामला आया और शायद एक तरफ इशारे होने लगे मीडिया के अंदर कि भाई योगी जी का सर फूटना चाहिए, या योगी जी अमित शाह का टकराव है, योगी जी मोदी जी का टकराव है। लेकिन एक मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने ऑर्डर पास किया, पुराने ही कानून को लागू कर दिया, ऑर्डर भी पास नहीं किया। सिर्फ ये एक पुराना जो 5-6 का कानून, कांग्रेस के समय का कानून लागू किया कि भैया आपको अपने जो भी फल स्टॉल या खाने पीने की चीजें कांवड़ यात्रा के दौरान आपको ये लागू करना पड़ेगा। जो पीछे का बीजेपी का कलेश की चर्चा हो रही थी, मनमुटाव की चर्चा हो रही थी, सब चीजों की चर्चा हो रही थी, वो सब हो गई गायब। और सारा मुद्दा आ गया हिंदू बनाम मुस्लिम पर, क्योंकि सारा लिबरल मीडिया भी डिस्कस कर रहा था कि ये तो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे है, लेकिन इस एक स्टेप ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को असहज तो नहीं कर दिया। क्योंकि परसों से, कल से बल्कि मॉनसून सत्र के अंदर बजट रखने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा, बहस शुरू होगी ही होगी, और वो भी बजट के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो कहां खड़े हैं। क्योंकि आरएलडी अगर देखा जाए, उसका भी वोट बैंक मुस्लिम है। एलजेपी, उनका भी एक वोट बैंक मुस्लिम है। जेडीयू, उसका भी एक वोट बैंक मुस्लिम है। टीडीपी, उसका भी एक वोट बैंक मुस्लिम है। यानी 4 पार्टियां ऐसी हैं जो कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पे ही आगे बढ़ रही हैं, और उन्हीं के वोट बैंक, उन्हीं की सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार असहज दिखाई दे रही है आपको? पहली बात तो देखें, जो राहुल गांधी गायब हुए हैं, चूंकि वो नेता विपक्ष हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो कल आपको वापस दर्शन देंगे। राहुल गांधी हमेशा पहले पार्लियामेंट सेशन के दौरान गायब हो जाते थे, उनकी अटेंडेंस 15% थी। इस बार नेता विपक्ष हैं तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान गायब होना उनको जरा मुश्किल लग रहा है। वो 2 सेशन के बीच में गायब होते हैं। राहुल गांधी की जो यात्राएं होती पूरी तरह गोपनीय होती हैं, सुरक्षा के आधार पर बताया नहीं जाता राहुल गांधी कहाँ गए, कब गए, क्यों गए। और इसका उससे बड़ा तमाशा ये है कि सुरक्षा के आधार पर अपनी यात्रा को गोपनीय रखने वाले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब विदेश जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी ले जाने से इनकार कर देते हैं। उनको लगता है सिक्योरिटी हमारे साथ जाएगी तो सरकार को मालूम होगा हम कहाँ गए, किससे मिले। तो ये भी अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। तो जो राहुल गांधी का एक नैरेटिव चल रहा था, वो आप कल से फिर से बड़े जोरों शोर पे देखेंगे। संसद शुरू होगी तो जाहिर सी बात है सरकार को नीट पे भी घेरा जाएगा, मणिपुर पे भी घेरा जाएगा और तमाम मुद्दों पे घेरा जाएगा। और अब तो एक खास मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं हरिमोहन जी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जब ये आदेश किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि स्थानीय लोगों से लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि ढाबों में तरह तरह की गंदगियां हो रही हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग एक गलत नाम से ढाबा चला के कांवड़ियों को
उनकी जब कांवड़िए जाते हैं तो वो गंगा जल लेके जाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो उस समय उनकी अपनी एक अलग शुद्धता होती है, तन की, मन की, नंगे पैर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर कंधे पे कांवड़ लेके चलना मजाक बात नहीं है इतनी गर्मी में, हनुमान जी। लेकिन तो उनकी अपनी एक भावना है, अपनी एक शुद्धता है, तो उनका कहना था कि हमारी शुद्धता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये शिकायत आज की नहीं, कई साल पुरानी थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जब ये आदेश जारी किया था तो उनको पिछले कानून का कोई अंदाजा नहीं था। उनके आदेश जारी करते ही कि साहब आप लोग अपने अपने बोर्ड पे अपना नाम लगाएं, ओवैसी से लेकर पवन खेड़ा तक और मुस्लिम पत्रकारों से लेकर जावेद अख्तर तक, जाहिर सी बात है सब के सब इस पे टूट पड़े। और तो और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग थे, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी ट्वीट कर मारा। उन्होंने भी किया। अच्छा, उन्होंने इस पे योगी सरकार पे तो आरोप नहीं लगाया, इन्होंने कहा अति उत्साही अधिकारियों ने अपनी सीमा का अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे करके कुछ किया। बहरहाल मैंने उसी दिन ट्वीट भी किया और मैंने उसी दिन वो जो कानून था उसकी कॉपी भी, आज जो आपको वायरल नजर आ रही है उस आदेश की कॉपी पीले रंग से रंगी हुई, उसको मैंने ही रंगाया अपने हाथ से और मैंने ट्वीट भी किया और उसके बाद मैंने उस पर वीडियो भी बनाया और मैंने इसको बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया। मैंने कहा साहब ये तो एक पुराना आदेश है और ये जो आदेश, ये जो कानून पास किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया था। और उसके बाद आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर, अच्छा उसके तब तक मुजफ्फरनगर की पुलिस बैकफुट पे आ चुकी थी। उसने अपना आदेश विड्रॉ कर लिया था और उन्होंने कहा था कि चले साहब नाम लिखना या ना लिखना आपके वैकल्पिक है, स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, आप चाहें तो लिखें और चाहे तो ना लिखें। तब तक योगी को समझ में आ गई बात, उन्होंने उसको पूरे प्रदेश में धमक के साथ जारी कर दिया। मैं एक यहाँ पे लोगों की भ्रांति और दूर करना चाहूंगा। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग हैं उन्हीं के लिए, ये आदेश पूरे प्रदेश के लिए है। जब ये आदेश बना था, ये कानून बना था, ये कांवड़ यात्रा के लिए नहीं बना था हरिमोहन जी, ये पूरे प्रदेश के लिए बना था, ये देश के लिए बना था कानून। तो और जब ये मनमोहन सिंह ने बनाया था तो मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया था। जब इसकी नियमावली 2011 में मनमोहन सिंह लागू करते हैं तो मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इसको स्वीकार किया था। जब मनमोहन सिंह ने बनाया था तो चिराग पासवान के पिताजी भी संसद में थे, जनता दल यूनाइटेड वाले भी संसद थे, सपा बसपा सभी लोग संसद में थे। कांग्रेस ने तो बनाया ही था। दुर्भाग्य देखिए कि आज जिन लोगों ने कानून बनाया और स्वीकारा, आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि आप उनसे पूछे कि साहब कानून तो आप ही ने बनाया था, वो उसका जवाब भी देते हैं, वो दूसरी बात है। और जो पत्रकार है, खास पत्रकार हैं, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो चाहे जो हो, तो वो उस मुद्दे को बड़ी कन्वीनियंटली, बहुत सुविधाजनक तरीके से इसको पूरी तरह से इग्नोर करके सीधे एक तोता रटंत में जारी हैं, योगी ने ऐसा कानून, योगी ने ऐसा कानून। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो मोदी जी ने मेरे लिए बनाया है। भैया ये भी कानून यूपीए सरकार ने बनाया था, मोदी जी ने तो उसमें कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं किया। और अभी भी जो कानून योगी जी ने सख्ती से लागू किया है उसमें योगी जी ने कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं किया भाई। ये मनमोहन सिंह का बनाया का, अच्छा उसके भी पहले ये कानून था, ये दशकों से, सर 50 से का भाई ये कानून है क्या? ये कानून है खाने पीने की चीजों में एक हाइजीन, सफाई और दूसरे मिलावट, इन दो चीजों को चेक करने के लिए है कि साहब घी में चर्बी ना मिलाया जाए, पानी में, दूध में पानी ना मिलाया जाए, वगैरह वगैरह। ये उसके लिए है। और ये कानून कहता है कि साहब आप हर हर खाने पीने के वेंडर को एक लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस में मालिक का नाम होगा और वो लाइसेंस किसी एक ऐसी प्रोमिनेंट जगह लगाया जाएगा जिसमें आने जाने वाले तमाम लोग उसको देख सकें। आपने इस पे तमाशा शुरू कर दिया। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, तो हर हर देशवासी की, यहाँ तक कि लोग कहते हैं वो जो फुटपाथ पे बैठते हैं रेडी लगा के, अरे साहब उनके भी लाइसेंस होते हैं, नगर निगम जारी करता है और ग्रामीण एरिया में इसको जिला परिषद जारी करता है। अब आप कहें कि नहीं तमाम लोग हैं जो बिना कानून के चल रहे हैं, तो साहब बिना कानून के तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। अंतर देखिए, ये सतयुग नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपराध पहले भी होता था, अपराध आज भी होगा, अपराध आगे भी होगा। भाई ये कलयुग चल रहा है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि सरकार की अपराध के प्रति रिस्पॉन्स पे, हत्या होने पे कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज का मुख्यमंत्री कहता है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अंतर सिर्फ इतना आया है। तो ये जो कानून, अच्छा आज आप देखें, ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई हाईवे नहीं है, ऐसा कोई एक्सप्रेस वे नहीं है, ऐसा कोई नेशनल हाईवे नहीं है, ऐसा कोई स्टेट हाईवे नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां आपको पंजाबी ढाबा न मिले। आज खेती के बाद अगर सरदार, सिख, पंजाबी समुदाय सबसे ज्यादा किसी चीज में तो ढाबों में,
लेकिन आपने एक भी सरदार को अपोज करते देखा, एक भी सरदार को परेशानी होते देखा, एक भी सरदार को कहते देखा कि साहब ये हमारी रोजी रोटी अगर बाहर सरदार सतनाम सिंह लिख देंगे तो हमारे यहाँ कोई खाना नहीं खाएगा। बात नियत की है हरिमोहन जी। जब आप कहते हैं कि राम जी ने शबरी के बेड पे, अरे भाई शबरी नाम बदल के नहीं आई थी, शबरी बेर बेच नहीं रही थी, शबरी का उद्देश्य राम का धर्म भ्रष्ट करना नहीं था। क्या बात करते हैं आप। मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि आधा देश झूठ बोलने और धोखा देने का हक मांग रहा है, हक मांग रहा है। और ये क्या है, एक लाइन में क्या है कि साहब मेरा नाम हरिमोहन है और मैं अनुपम मिश्रा के नाम से दुकान चलाऊंगा, मुझे इसका हक होना चाहिए। और कोई भी आदमी अगर कहता है कि आपको इसका हक नहीं, वो क्रिमिनल है, सांप्रदायिक है। क्या तमाशा है भाई। आप झूठ बोलने का, धोखा देने का अधिकार मांग रहे हैं। और अगर आप, और वो अधिकार जो आपसे पहले 50 साल से कोई भी था ही नहीं है वो, और उसके बाद आज उसको सिर्फ लागू। तो देखिए कानून बहुत ढेर सारे थे, योगी सरकार सिर्फ उनको लागू कर रहे हैं। कानून तो ये भी था कि छिनैती, चेन छिनैती, लुटेरे और ये राहजनी, ये सब नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे अपराध, चोरी डकैती, पर पहले पुलिस इन सबको देख के एक ब्लाइंड आई, एक आंख फेर लेती थी। आज पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और 20,000 लोग लंगड़े होकर घूम रहे हैं। तो योगी से पुराने कानूनों को सख्ती से लागू कर रहे हैं। अब एक बात आती है कि साहब केंद्र सरकार में कैसा दबाव, नहीं दबाव। देखिए एक बात होती है, दो चीजें जान लें। एक तो होता है कि जैसे कहते हैं कि जीत के कई पिता होते, हार का कोई नहीं। तो अब आपको चूंकि एक झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें आप हारे हैं उतनी सीटों से नरेंद्र मोदी का बहुमत रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन में, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेके आज तक, ऐसा उन्होंने एक भी चुनाव अपने जीवन में नहीं लड़ा जिसमें उनको पूर्ण बहुमत ना मिला। ये पहला चुनाव है, इसको जाने। तो ये मोदी के लिए एक झटका है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन साहब मैं कहता हूं, ये भी आप देखें, भाजपा हार को लेके परेशान है और कांग्रेसी 99 सीट पे पार्टी बना रहे हैं। आपको, मुझे याद है, यही मैं प्रयागराज में हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 143 सीटें जीत के प्रधानमंत्री बने थे। और राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। अरे साहब क्या क्या नारे, कैसी कैसी पार्टी। 146 आदमी लेके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और कहा कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत। 206 आदमी लेके यूपीए की दूसरी सरकार कांग्रेस की बनी 2009 में और कहा कि साहब कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। और आप 240 सीट लेके मातम बना रहे। तो आप भी सोचें, आप कहा जाता था कि भाजपा नैरेटिव सेट करती है और विपक्षी फंस जाते हैं। इस बार विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया कि आप हार गए और आप उसमें फंस गए और आप सफाई देने लगे। अरे आपकी साहब ऐतिहासिक जीत हुई है। नेहरू के बाद पहली बार कोई आदमी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना है। हकीकत तो यह है कि 240 सीटें जो भाजपा की आई हैं, तो पिछले 3 चुनाव को जोड़ लो तो इतनी सीटें नहीं होती कांग्रेस की। हकीकत तो यह है कि 2024 में कांग्रेस के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार हुई है। इनकी सबसे बड़ी हार 214 में थी, इनकी दूसरे नंबर की हार 219 में थी और इनके पूरे 100 साल से ज्यादा के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी हार 224 में हुई। अब वो पार्टी कर रहे हैं, जीत गए। राहुल गांधी हीरो हो गए और जो बंदा लगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बना और आप कह रहे हार गए। तो ये बातें नहीं है। अब रही बात योगी की, देखिए आप, मैं इसको बार बार इतने चारण में, देखिए 7 साल से योगी मुख्यमंत्री हैं और 6 साल से खबर चल रही है योगी हटाए जा रहे हैं। आप समझे, दिक्कत भाजपा से नहीं है, दिक्कत योगी से राज्य में और दिक्कत मोदी से केंद्र में है। आप देखें लगातार बात होती है, गडकरी को प्रधानमंत्री बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बात यह कि योगी को हटा दो और मोदी को हटा दो, भाजपा से तो हम निपट लेंगे। निपट नहीं पा रहा है विपक्ष अगर तो किसी से, तो मोदी से और योगी से। तो मोदी के बारे में भी आप, योगी चले गए गडकरी के घर, मुंबई गए थे एक फंक्शन में, वहां से गडकरी घर चले गए। क्या दिया साहब, योगी और गडकरी ने मिला लिए हाथ, अब मोदी का पलटेगा तख्ता। क्या यार, तमाम लोगों की रोजी रोटी ऐसी चल रही है। 2 चुनावों के बीच में रोज मोदी सरकार गिराई जाती है और रोज योगी को हटाया जाता है। तो साहब गंदा है पर धंधा है। और ये नैरेटिव इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि 2022 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ को राजभवन में बुलाकर उनके कंधे पे हाथ रखे फोटो सेशन कराना पड़ा कि देखिए साहब हम साथ हैं, आप लोग ऐसे ना करें। फिर केजरीवाल बयान देते थे, कभी कोई बयान दे, कब तक इनको झुटलाया जाए। आप इस बात को समझें, 2017 का चुनाव योगी आदित्य के नाम पे नहीं लड़ा गया था। 2017 का चुनाव लड़ा गया था तो योगी आदित्यनाथ का नाम ही नहीं था मुख्यमंत्री पद की रेस में।
योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं साहब मेरी तो विदेश यात्रा लगी थी, एंड टाइम पे मुझे कैंसिल करके मोदी जी ने वापस बुलवा लिया। वो खुद नहीं मान रहे थे मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो किसी दबाव में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चॉइस थी, उनका अपना विकल्प था। तो आप बताएं, अच्छा 2019 में आप देखें योगी को मुख्यमंत्री बने केवल 2.25 साल या 1.5 साल हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक विधानसभा में धरने पे बैठ जाते हैं योगी को हटाने के लिए। उसका कारण ये नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व के मुख्यमंत्री बना के नहीं 1.5 साल के अंदर उनको उनके खिलाफ बलवा करा देगा, रिवोल्ट करा देगा, नहीं, बात कुछ और है। इस बात को मैं कई सालों से हर टीवी चैनल पे कह चुका हूं। योगी पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सख्त हैं, प्रशासनिक, लेकिन वो मेहनत हैं। उनके अंदर पॉलिटिशियंस को लेकर बहुत विश्वास नहीं है, वो नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपनी विधायकों की, अपने सांसदों की, अपने पदाधिकारियों की, अपने जिसे कहना चाहिए पार्टीजनों की बातें उतनी नहीं सुनते। इस बात को लेकर 5-6 साल से योगी के प्रति नाराजगी थी और है। देखिए जो सही है वो सही है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं यहाँ प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज में योगी आते हैं और यहाँ पे सर्किट हाउस में रुकते हैं। सर्किट हाउस जिस एरिया में, उसको शहर उत्तरी कहते हैं। वो शहर उत्तरी भाजपा का गढ़ माना जाता है। अभी भी फूलपुर सीट सब जगह से भाजपा हार गई, शहर उत्तरी से जीत गई। तो शहर उत्तरी में योगी रुकते हैं और शहर उत्तरी का जो भाजपा का विधायक उनसे मिलने जाता है और पुलिस उनसे हाथापाई करने लगती, नहीं मिलने नहीं दिया, को नहीं मिलने दिया। तो मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ कि एक दल सत्ता में है, उसी सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री है, उसी का विधायक है, वो अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपने ही मुख्यमंत्री से ना मिल पाए। मुलायम सिंह जब कहीं निकलते थे तो वो उस इलाके के विधायक को अपने बगल में बैठा लेते थे कि भाई इसका भाव बढ़ जाए। आप लोग, योगी चुनाव के बीच में टीवी पर आकर कहते हैं कि साहब मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया थाने की दलाली बंद कर दो। कौन मुख्यमंत्री ऐसा अपने ही लोगों को दलाल कहता है? तो योगी का अपना, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपकी ताकत होती है वही आपकी कमजोरी होती है, जो आपकी कमजोरी होती है तो वही आपकी ताकत होती है। योगी पॉलिटिशियन नहीं है इसलिए इस तरह व्यवहार करते हैं, पर यही उनकी ताकत भी है। अगर वो पॉलिटिशियन होते तो ये प्रदेश जो कि गुंडा राज, जंगल राज, लालू के जो बिहार की तरफ बढ़ रहा था, वो रोक नहीं पाते। कोई पॉलिटिशियंस की हैसियत, मतलब उत्तर प्रदेश का इस कदर पराभव हो चुका था, ऐसा ऐसा पतन हो चुका था कि इस पतन से वापस लाने वाले सिर्फ योगी आदित्यनाथ थे, कोई पॉलिटिशियन वापस नहीं ला सकता था। इसको वापस एक साधु ही ला सकता था, एक महंत ही ला सकता था, एक ऐसा ही आदमी, एक ऐसा कर्मठ ईमानदार आदमी ला सकता था जिसका ना परिवार हो, ना जो आगे पीछे कोई हो, जिसको कुछ ना सोचता हो अपने काम के अलावा। वो हट योगी है, वो योगी नहीं, वो हट योगी है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश का बिहार बनने से और जंगल राज लाने से रोका है। लेकिन योगी को भी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, योगी ने भी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। मुझे याद है मैं कल्याण सिंह से मेरी बड़ी बात होती थी, कल्याण सिंह बड़े अच्छे प्रशासक माने गए उत्तर प्रदेश के। वो कहते थे अनुपम अगर मेरे पास कोई मेरा विधायक आके कहता है कि साहब मेरे जो कप्तान है उनको हटा के उनकी जगह उनको लगा दीजिए, तो मैं कहता था कि साहब आप हमारे विधायक हैं, आप कप्तान से नाराज हैं, हम हटा देंगे, जरूर हटा देंगे, लेकिन उनकी जगह जाएगा कौन वो हम बताएंगे, वो हम तय करेंगे, वो आप नहीं तय करोगे। वो कहते थे ये कार्यकर्ता, ये विधायक, ये सांसद, ये मंत्री, यही सब हमारे आंख और कान है। अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो नौकरशाही का क्या है? नौकरशाही तो उनका बड़ा फेमस जुमला था, नौकरशाही तो घोड़ा है, जैसे चाहो वैसे मोड़ लो, तो जैसा सवार वैसा घोड़ा। नौकरशाही हमेशा हमेशा आपको मिसलीड करती है। इन नौकरशाही का ये हाल है कि आईबी ने 1977 में इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दे दिया कि साहब चुनाव करा लीजिए, बम्पर जीतेगी, देश में बड़ी पॉपुलर है। चुनाव करा लिया, इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया। तो नौकरशाही पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आप मानकर चलें। मैं 2022 में विधानसभा में घूम रहा था, तमाम आईएएस अधिकारी हमको बता रहे थे योगी हार रहे हैं। मैंने कहा अरे साहब नहीं हार रहे हैं, अरे आपको क्या मालूम, हम बड़े नौकरशाह हैं, हमारी हर हर जिले में हमारे अधिकारी हैं, हमें फीडबैक मिल रहा है। अब वो उनको दिक्कत ये थी कि साहब योगी बहुत सख्त हैं, अधिकारी, नौकरशाही को एक सख्त मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता। उनको तो लगता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो ना खुद काम करे ना हमको काम करने को। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा घालमेल है। और इस समय नौकरशाही प्रदेश लेवल पे तो अच्छी है, लेकिन जिले लेवल पे बेकाबू हो गई है। जिले लेवल पे इसलिए बेकाबू हो गई है कि जिले लेवल पे इनके ऊपर अंकुश रखता कौन है? जो सत्ताधारी दल होता है उसके विधायक रखते हैं, उसके सांसद रखते हैं, उसके स्थानीय मंत्री रखते हैं और पार्टी के पदाधिकारी रखते हैं, कार्यकर्ता रखते हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। मैं अक्सर 5 साल से एक जुमला फेंक रहा हूं, योगी की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकता। तो ये एक कमी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एक क्रक्स में है, नक्सल में है। आप जाते हैं, आप कहते हैं आपके विधायक जो है अलोकप्रिय हो गए हैं, अनपॉपुलर हो गए हैं।
आपके सांसद अलोकप्रिय हो गए, अनपॉपुलर, अरे क्यों नहीं होंगे? अगर हमने अपने विधायक को, अपने सांसद को वोट दिया है और उसके बाद अगर वो नौकरशाही से हमारे छोटे-छोटे काम नहीं करा पा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा उनसे भरोसा उठ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं योगी को ये बात समझ में आई है, अपने बर्ताव में बदलाव भी ला रहे हैं। लेकिन जिनको भी योगी से ये शिकायत है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बदल नहीं रहे हैं, उनको एक बात याद रखना चाहिए कि योगी अगर फ्लेक्सिबल होते, योगी अगर दबाव में आने वाले होते, तो फिर योगी वो योगी नहीं होते जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ये आदेश किए। सर बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के सहयोगी दल जिनका एक वोट बैंक मुस्लिम्स भी है, तो हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर हो गए उससे, इसके बारे में लास्ट बता दीजिए सर कि ये इसका केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा, क्या हिलेगी? हालांकि आपने इशारों में बता दिया कि 240 सीटें कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन क्या शोर मचाएंगे? क्योंकि ट्वीट्स वगैरह तो आ चुके हैं मुख्तार अंसारी, मुख्तार अब्बास नकवी वगैरह के, वो तो इनकी पार्टी के ही है। हालांकि अभी जो दुष्यंत चौधरी है वो भी चुप है, दुष्यंत चौधरी है, क्या नाम है उनका, वो अभी चुप है। जो जेजेपी वाले हैं, एलजेपी वाले हैं, वो चुप है, पासवान साहब। नीतीश कुमार जी की केसी त्यागी ने एक बयान दिया है, लेकिन उतना ज्यादा भी हाइप पे नहीं आया, और टीडीपी चुप है। तो ये चुप ही रहेंगे या कोई रिएक्ट करेंगे? देखिए साहब, विपक्ष की अपनी एक उम्मीद थी। आपने देखा था पहले दिन से मीडिया का एक हिस्सा बता रहा था कि चंद्रा बाबू नायडू को स्पीकर चाहिए, नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय चाहिए। आप देख रहे थे, ना चंद्रा बाबू ने स्पीकर मांगा, ना नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय मांगा। उल्टे दोनों मुख्यमंत्रियों ने उनके पैर अलग छू लिए मोदी के। तो साहब उम्मीद टूट गई, उनकी उम्मीद टूट गई। तो अब जैसे अखिलेश यादव मान के चल रहे थे योगी हटा दिए जाएंगे, उनकी उम्मीद टूट जाएगी। तो मतलब मैं कहता हूँ कि ये तो मान रहे थे कि हम तो सोचे थे कि सावन में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो अब साहब इन्होंने लोजपा का देख लें, चिराग पासवान का, वो तो एकदम मोदी के हनुमान बनने पे आमादा है। आपने साउथ के लोगों को देख लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक छोटा सा गणित ये है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर दोनों कांग्रेस के साथ चले जाएं तो भी यूपीए की सरकार नहीं बनती, तो भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती। बहुत होगा साहब, मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, पार्लियामेंट भंग हो जाएगी। तो अच्छा, और ये बात उनको मालूम है, खास तौर से चंद्रा बाबू नायडू स्थिरता के खिलाड़ी हैं। वो एक बहुत कुशल प्रशासक हैं। हकीकत ये है कि जब हैदराबाद को साइबराबाद उन्होंने बनाया था, तो मैं कहता था कि पहली बार भारत में, हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा पहली बार भारत में ये एक अनोखी प्रशासनिक क्षमता का मुख्यमंत्री नजर आया है। हालांकि एक बात और है, मैं ये भी कहता हूँ कि साहब विकास पे वोट नहीं मिलते। अगर विकास पे वोट मिले होते तो नायडू हारते नहीं। वोट हमेशा इमोशनल इश्यूज पे मिलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी दिक्कत इस बार ये हुई कि उनके पास कोई इमोशनल इशू बचा नहीं। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, यूसीसी लागू होना शुरू हो गया, CAA लागू हो गया, तो शायद कोई वो इशू नहीं बचा जिसपे भावनाएं हैं। तो जब भावना ही नहीं बढ़ती तो फिर वोट लाना मुश्किल हो जाता है। तो विकास तो जैसा हम सब जानते हैं, विपक्षी भी मानते हैं कि मोदी ने पिछले 10 साल में जिस तरह का विकास किया है, विदेशी मीडिया मानता है उतना शायद 70 साल में नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि एक झटका तो लगा ही। अब मेरा ये मानना है कि साहब विपक्ष कहीं नहीं जा रहा है, सॉरी ये जो आपके सहयोगी दल हैं ये कहीं नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो अभी तुरंत विधानसभा चुनाव में जाना है। चंद्रा बाबू नायडू कहें, चंद्रा बाबू नायडू तो स्थायित्व के खिलाड़ी हैं। वो, उन्हें मालूम है कि जितना केंद्र सरकार स्थायी रहेगी उतना उन्हें केंद्र से कुछ नहीं चाहिए, वो अपना राज्य खुद चला लेंगे, बड़े सक्षम लोग हैं। बस उनको केंद्र से एक स्थायी सपोर्ट चाहिए। और जब जगन मोहन रेड्डी 5 साल नहीं, इतने लंबे समय तक आपने देखा मोदी के साथ उन्होंने कैसा रिश्ता बना के रखा। तो चंद्रा बाबू नायडू तो बाकायदा एनडीए का हिस्सा रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? उनमें कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये सब कहने की बातें हैं। और सिर्फ एक बात बता दीजिए, फर्ज कीजिए आप विपक्ष और मैं सत्ताधारी दल से हूँ, आप कहेंगे आपने ऐसा कानून बनाया, हम कहेंगे हमने नहीं बनाया, तुमने बनाया, तो उसके बाद जवाब बचता कहाँ है? उसके बाद जवाब बचता कहाँ है? हमने तो बनाया, लागू नहीं किया, तुमने लागू क्यों किया ये बताओ। नहीं 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 नहीं, लागू भी उन्होंने किया था। गलत कह रहे हैं, लागू भी उन्होंने किया था, सख्ती से लागू नहीं किया। सख्ती से लागू किया तुमने, सख्ती से लागू क्यों किया? तुमने पूछना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता दूं हरिमोहन जी, आप योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लगा है आपके पीछे। योगी आदित्यनाथ को अपने तमाम कार्यों से बहुत ढेर सारी प्रशंसा मिली वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो कानून सख्ती से लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग है।
बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुई है और इसका जितना विरोध हो रहा है ये उतना ज्यादा योगी और सरकार के फेवर में जाएगा। तो बॉटम लाइन ये कि जितना विरोध हो रहा है उतना बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो 10 में से 10 सोच समझ के देखें बायपोल। नहीं, देखिए जो 10 में 10 वाली बात है, पहले आप जान लें कि 10 में से केवल 3 सीट भाजपा के पास थी, एक जयंत चौधरी के पास थी और एक निषाद पाटिल के पास। बाकी 5 सीटें समाजवादी पार्टी की, उनके गढ़ हैं। फिर से समझ लें, 10 में से 3 सीट भाजपा के पास थी। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 सीटें और अपने सहयोगियों की 2 सीटें वापस प्राप्त कर लेती है तो ये 100% स्कोर माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और अगर 5 से 6 भी होती है तो ये अप्रत्याशित सफलता होगी। मतलब 5 समाजवादी पार्टियों के गढ़ में सेंध लगाना है, जिसे योगी कह रहे हैं कि 10 में से 10 लेके आऊंगा। और आपको 3 अपनी बचानी है, 2 सहयोगियों की बचानी है और उसके बाद सेंध लगाना है। तो अगर आपने अपनी बचा ली 5 सीटें, 3 अपनी बचा ली, 2 सहयोगियों की बचा ली, तो यही 100% आपका रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद तो आपने एक भी सीट जीत ली तो आपने वो विपक्षी के मुंह से निवाला छीन लिया ना। और जो गढ़ है वो जीत लिया। चलिए बिल्कुल सामने सही। आएगा। मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव में हार के एक नहीं तमाम फैक्टर्स थे। एक छोटी सी बात समझ लें हरमोहन जी चलते चलते, कि सब मानव स्वभाव है, सत्ता हर आदमी शेयर करना चाहता है। सत्ता आती है तो अरिस्टोटल ने अरस्तु ने कहा था सत्ता एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। योगी के समय में अब तमाम लोगों को लग रहा है कि साहब हमारी नहीं सुनी जा रही है। योगी को सिर्फ इतना करना है, लोगों को स्टेक होल्डर बना लेना है, लोगों को थोड़ी सी एक सत्ता एक ऐसा एक फल है जिसको थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं और कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा सफल बढ़ जाएगा तो उसके बाद सफल ही सफल है, फिर यूपी कहीं नहीं जाने वाला। खैर सर, जिस तरीके से आपने सारे सवालों को समझाया बताया वो अल्टीमेट था, उसका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको जो आपने समझाया। उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे को आप टाइम देते रहेंगे। आज जो टाइम दिया ये तो है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके और आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। भाई सभी मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं और दर्शक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल ज्योतिर्मय और अनुपम मिश्रा सर के चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर। थैंक यू सर। मेरे चैनल का नाम है घूमता आईना। सर चैनल का नाम घूमता आईना। घूमता आईना। सॉरी, मैं उसको थोड़ा सा मिस कर गया था, मुझे लगा आपका नाम आगे बाय अनुपम मिश्रा आगे लिखा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।